नमस्कार। अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित ईटू बेकरी कर रही है। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं पल्लवी शर्मा, बहुत ही नाम कमाया है इन्होंने रोडीज में जाके। जम्मू की इकलौती बेटी है जो हमारे यहाँ से रोडीज में गई हैं। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूँ आज के टॉक शो में। थैंक यू। मैम से हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इन्होंने रोडीज में जाना शुरुआत हुई, आप डायरेक्ट रोडीज में गए, कैसे ये आया? एकदम से मिल गया या एक गॉड गिफ्टेड था? गॉड गिफ्टेड तो नहीं कह सकते, हाँ लक लक जरूर आया मेरा कि मेरे लक्स कुछ ऐसे थे कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और मेरी फील्ड ये नहीं थी। मेरी फील्ड और जो मेरा पैशन था वो लोगों को नहीं मालूम है इस चीज़ के लिए। जो रोडीज का मेरा जो यू टर्न है वो अचानक से कैसे आया क्या है, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी सबको। तो मैं चाहूंगी कि हम शुरुआत इसी से करते हैं कि जी। कैसे आप अपने यूटर्न को लिया, आपका पैशन क्या था? ओके। एक्चुअली जैसे कि जानते हैं सारे कि सिंस 2004 में मेरा फर्स्ट जो प्रोग्राम हुआ था, जो मेरी फील्ड थी जिसे मैं बहुत मानती हूँ, इज्जत देती हूँ और इज्जत करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ जिसकी, वो था डांस की लाइन थी मेरी और मॉडलिंग की लाइन थी। स्टार्टेड से ही स्कूल में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी डांस के। जितने भी शोज वगैरह होते थे या एनुअल डेज होते थे कुछ भी, मैं उसमें कभी मौका नहीं छोड़ती थी। जम्मू में भी आधे से ज़्यादा मैंने जितनी भी रुचि ले रखी है वो एक डांस लाइन में ही ले रखी है। तो मेरा जो एक पैशन था जो कहीं ना कहीं आज दब गया है, जो सामने नहीं कभी आ पाया, क्योंकि मेरा एक सपना था, मैंने एक अपना डांस जो इंस्टीट्यूट है वो एक ओपन करना था, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो रह गया। तो मतलब एक मेरी मॉडलिंग की और एक मेरी डांस की लाइन ही थी, क्योंकि मैंने डांस को अपनी लाइफ करियर में 12 साल दिए हैं। और उसके बाद जो आगे के 7 साल हैं वो एक यू टर्न आने से रोडीज का, जिसको मुझे एक फेम मिला है, जिससे जिससे लोग मेरी पहचान जानते हैं, तो वो मतलब कि ये पूरा हौच पौच ही हो गया। वो ऐसा क्यों हुआ? आपने अपनी लाइन को क्यों छोड़ा? मैंने लाइन को नहीं छोड़ा, एक्चुअली कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं। और बात की जाए लड़कियों की, तो लड़कियों को काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। तो बीइंग अ गर्ल मैं आगे चाहे कितना भी अपनी लाइफ में फ्रीडम लेके चलती हूँ, चाहे मेरी लाइफ कितनी भी फ्रीडम भरी है, रात को चाहे मैं 12 बजे क्यों ना घर जा रही हूँ, बट कुछ समाज सभ्यता के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, बात की जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर की बेटियों की, तो वो कहीं ना कहीं दबी हुई हैं, कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। तो कुछ ऐसी वजह है कि फैमिली की वजह से, कुछ फ्रेंड जोन की वजह से, कुछ अपनों की, कुछ बेगानों की, कुछ मेरी खामियों की, कुछ ट्रस्ट की वजह से, और कुछ सबसे बड़ा हाथ जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए कि मुझे अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, स्टिल मुझे अभी तक 17 साल हो रहे हैं इस लाइन में, और मुझे कभी किसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कभी सपोर्ट नहीं मिला किसी चीज़ में। मैंने कभी भी जो भी करा वो खुद के इंडिपेंडेंट होके अपने बलबूते पे करा। तो मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हूँ कि लोग मुझे ये क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि आपने ये लाइन क्यों छोड़ी? जैसे कि आपने भी अभी ये क्वेश्चन करा कि आपने अपना पैशन क्यों छोड़ दिया? लेकिन इस पैशन के पीछे वजह क्या हो सकती है ये कोई नहीं पूछता। तो इसके पीछे की वजह ये है कि ऑब्वियस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ है कि हम जैसे आर्टिस्ट जो होते हैं, जब अपने एक डिस्ट्रिक्ट से, अपनी एक स्टेट से जाके बाहर जाके मेहनत करके एक नाम कमाते हैं, तो वापस ही आने में हमें उनका जो एक अर्निंग जो हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। मिलता क्या है बदले में? लोगों के ताने मीने, एक हल्का सा बुके, और कुछ चंद थोड़ी सी सेलिब्रेशन, दैट्स इट। उसके बाद कोई पूछताछ नहीं होगी कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। आपने अगर इतना बड़ा नाम कमाया है, एक स्टेट आपने पूरी मतलब कि उसका अगर एक नाम एक प्लेटफॉर्म पे आप रोशन करके आए हो, अगर आपने इतनी रुचि से जाके मेहनत करी है, तो उसके बदले में हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो इसका जो जिम्मेदार है ऑब्वियस एक गवर्नमेंट है और एक एडमिनिस्ट्रेशन है। एग्जैक्टली वो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट फिर भी हाँ, होता है। जिसके साथ बीतती है वही सब जानता है। मैं बात करूं तो मैं ऑलराउंडर सबकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ सपोर्ट मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि यूथ को सपोर्ट नहीं मिलता है, मिलता है। लेकिन उस सपोर्ट का क्या फायदा जिसमें लेग पुलिंग बहुत ज्यादा हो। क्या आपने सोचा था कि कभी कि आप रोडीज में जाएंगे, अपने जम्मू कश्मीर का जो नाम है वो इतना रोशन करेंगे, नहीं ऐसा, आपको इतना फेम मिलेगा? जी ऐसा ऐसा कभी नहीं मैंने सोचा था,
क्योंकि सडनली मेरी लाइफ का एक हिस्सा जो बना है, और मैं इसे काफ़ी, इसके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। आई डोंट केयर कि लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा शो है जिसमें नेगेटिविटी भी बहुत दिखाई जाती है और पॉजिटिविटी भी बहुत दिखाई जाती है। तो आजकल क्या होता है कि लोग नेगेटिविटी को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अगर आप अकॉर्डिंग टू बात की जाए सोशल मीडिया की, तो उस पे आप देख सकते हैं कि भगवत गीता जैसे पेजों को कोई फॉलो नहीं करेगा, बट अगर एडल्ट मीम्स वगैरह जो होंगे उसे लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो लोग उससे ज़्यादा जागरूक होते हैं। तो रोडीज का जो एक शो है, इसमें भी कुछ ऐसी नेगेटिविटीज दिखाई जाती है, लाइक गाली गलौज आगे पीछे, तो वो एक बंदे का ऑटोमेटिकली वैसा एक फेम बन जाता है। तो लोग कभी आपको इंटरनली नहीं जानेंगे कि एक्चुअल में आप हो क्या। अब पल्लवी शर्मा में हूं तो, लेकिन एक्चुअल में पल्लवी है क्या, वो लोग नहीं जानेंगे। लोग ये जानते हैं कि रोडी से आई है, फेम लिया है, इसे गाली आती है, इसे ये आता है, ये ऐसे घूमती है, वैसे घूमती है, ये पहनती है, वो पहनती है। तो फुल्ली नेगेटिविटी, मतलब पॉजिटिविटी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। चलो हम बात करते हैं, आप भी एक फीमेल हैं जी। और बड़े सारे ऐसे व्यूअर्स जो होंगे हमारे वो फीमेल होंगे, तो वो आपको सुन रहे हैं और आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल की जैसे आपने बात की नेगेटिविटी की, जी। तो आप इस फील्ड में होके आए हैं, तो आप उन बेटियों को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके की वो फील्ड है? बीइंग क्या वो सही है या गलत है? एकदम क्योंकि जब कोई भी इस फील्ड के लिए स्टेप लेता है, तो ऑब्वियस ऑब्वियसली सबसे पहली बात पॉजिटिविटी की नहीं आती है, नेगेटिविटी की आती है। नेगेटिविटी तो की, आपका क्या कहना है इसको कि लेकर? घर से निकलते टाइम भी पहले पेरेंट्स ही इस चीज़ को लेके वरीड होते हैं कि कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है, सब ये चीज़ एक माँ बाप ही पूछते हैं। तो बात की जाए लोगों की, तो मैं इस चीज़ के लिए पॉइंट आउट करती हूँ एक बिजनेसमैन को, कि एक लॉन्ड्री का जो बिजनेस रहता है, जिसे लिंगड़ी बोली जाती है, आई एम प्राउड ऑफ सेल्फ माइंड, कि मैं अगर ये सब पहनती हूँ तो ये एक औरत का ही गहना है, ये औरत ही पहनेगी, ये मर्द जात पहन के नहीं घूमेगा। बट अगर बिजनेसमैन की बात की जाए, पब्लिकली उसे ये बिजनेस करना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आप देखा जाए कि बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो, तो शर्म तो आपको तब आनी चाहिए जब आपने उस चीज को ओपन, मतलब कि एक स्टेचू पे लगाया है उसे, ठीक है, आप शो ऑफ कर रहे हो, वो आपका बिजनेस है, आप बेच रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज मार्केट में अगर कोई पहन के अपने काम में से यूज करेगा, तो आपको उससे दिक्कत होती है। साड़ी का आपको इतना ब्लाउज अच्छा लगता है, लड़की की क्रॉप टॉप पे आपको, मतलब कि बातें आती हैं कि इसने ये क्या पहन लिया। तो ये सोच की बात है, लोग कपड़ों से डिवेल्प होंगे, कभी अपनी सोच से डिवेल्प कभी नहीं हो सकते। तो लड़कियों की जो बात की जाए, लड़कियां आज भी बोला जाए तो सेफ नहीं है, ना वो कभी होंगी। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे समाज में ये सोच ऐसी चलेगी, जब तक हम बेटी में बेटों में कोई भेदभाव अभी तक रखेंगे, फ्रीडम लाइफ नहीं देंगे। सिर्फ लोग कहते हैं कि नहीं, हमने बेटी में बेटों में कोई भेदभाव नहीं रखा है, स्टिल अभी तक है, अभी तक है। मैं अपनी बात करूं, अगर मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म से होके आई हूँ, उसके बाद मुझे बाहर जाके जब मैं पब्लिकली लोगों से मिलती हूँ, एक इंटरेक्ट करती हूँ, तो वो लोग ये बोलते हैं कि वाओ, ये सुनने को मिलता है। और यही चीज अगर अपने जम्मू कश्मीर में देखी जाए, तो बहुत बवाल होता है। लोग इवन कि मेरे सूट्स तक के ऊपर भी कमेंट्स कर देते हैं, क्योंकि मेरे को आदत है डीप गले पहनने की, क्रॉप टॉप पहनने की। तो लोग बहुत ज्यादा बवाल करते हैं, इतना ट्रोल करते हैं। तो मैं क्या, मेरे से भी ज्यादा जो डाउन टू अर्थ लड़कियां हैं, जो आवाज नहीं उठा पाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो उन्हें लोग मजबूर कर देते हैं कि वो ऐसे मुकाम पे आके भी एक स्टेप ले ले, और उसका नाम दिया जाता है सुसाइड। सुसाइड। एग्जैक्टली। पल्लवी, आप रोडी से होके आई और आपको ऐसा क्या लगा कि आप जम्मू वापस आ गई? आपको तो मतलब अगर आप मुंबई में रहते तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे मुकाम पर अच्छी तरह काम कर सकती थी। जम्मू वापसी क्यों की? उसके पीछे ये रीजन रहा है कि जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती जो नहीं है। दिखता है वो बिकता नहीं। एग्जैक्टली, और जो दिखता है वही बिकता है। एग्जैक्टली। अब सब लड़कियों का तो नहीं कहेंगे, कुछ ऐसी फील्ड में होती हैं जो शॉर्टकट लेके निकल जाती हैं। तो मैंने कभी आज तक चलो किसी को देखा तो नहीं, आई हर्ड, मैंने सुना है। लेकिन आप बीती की बात की जाए, तो मेरे लिए भी कभी ऐसा ऑफर मुझे मिला था, कि मुझे कोई शर्म नहीं है पब्लिकली रिवील करते, कि जब मैं रोडी से होके आई थी तो मुझे अच्छा फेम मिला था। तो मुझे कुछ मूवीज के ऑफर मिले थे, कुछ वेब सीरीज के ऑफर ऑफर मिले थे। तो वहाँ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड होता है कॉम्प्रोमाइज। तो मैं उस टाइम एग्री नहीं थी, और आज भी नहीं हूँ। तो शायद इसी वजह से स्टिल मैं अभी अपने जम्मू में हूँ। लेकिन मुझे इस पे प्राउड है कि मैं इस गंदगी में कभी नहीं पड़ी हूँ। तो दैट्स इट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी स्टिल क्या कर रही हैं आप?
अभी स्टिल देखा जाए तो अपनी फ्रीडम लाइफ जी रही हूँ, और सोशल वर्क मैं करती हूँ जो कि लोगों को कभी दिखता नहीं है। तो सोशल वर्क में मैं जितने भी जानवर रहते हैं, मुझे पेट लवर्स भी कहा जाता है, क्योंकि मैं मेरे घर पे आई हैव 8 पेट्स ऑफ माइन। मैं ओके। ऑब्वियस मेरे पास कैट्स हैं, डॉग्स हैं। तो स्ट्रीट बच्चे जो रहते हैं, मैं उन्हें ले आती हूँ, अडॉप्ट कर लेती हूँ। मुझे काफ़ी अडॉप्शन मिलती है बच्चों की। तो उसके बाद जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो सड़कों पे मांग रहे होते हैं, मैं उन्हें कपड़े वगैरह देती हूँ, पैसे वगैरह देती हूँ। तो आजकल मेरा माइंड थोड़ा इस तरफ सेटअप हो गया हुआ है। तो अभी स्टिल ये प्रोग्रेस चल रही है। और ये सब आप अपने से करते हैं? एग्जैक्टली और कौन करेगा? अगर मेरे पैशन को लेके मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिला तो इन बच्चों को कौन देखेगा? अगर इतने बड़े मुकाम पे पहुंचने के बाद भी मुझ जैसी लड़की को किसी ने सपोर्ट नहीं किया कहीं पहुंचने के लिए, तो वो तो गली के बेचारे बच्चे हैं जिनके सर पे ना छत है, ना माँ है, ना बाप है। उन्हें कौन पूछेगा? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। पल्लवी, आपको स्पोर्ट नहीं है बिल्कुल भी, जी। पर मेरे को जैसे पता चला था कि आप एक टाइम पे आप डाइवर्ट होके पॉलिटिकल की तरफ चले गए थे। आपके पास भी एक जिम्मेवारी आ गई थी एक पार्टी की, तो ऐसा ये कैसे एकदम से जंप हो गया? मतलब पहले अपनी मॉडलिंग और दूसरी फील्ड में रहे, फिर आप रोडीज में गए, वापस आके आप एकदम से एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ गए, वो कैसे? ये लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है मेरा कि मैं एलजेपी में थी, लोक जनशक्ति पार्टी में, 2017 और 18 के बीच में। तो मेरे को नेशनल सेक्रेटरी की पोस्ट मिली थी संजय सराफ जी की तरफ से। तो ये भी एक दिन में ही हो गया। तो लक ही है हर तरफ से, बट वो लक ऐसा है खुद के पाँव पे, खुद Okay. खुद इंडिपेंडेंट होके लक मिलता है। बट जब उस लक को आगे चलाना है तो उसके लिए लक जो है वो फिर मेरा अनलक है, क्योंकि उसमें फिर लेग पुलिंग बहुत मिलती है, वो टांग खींचने वाले मिल जाते हैं। अपने जो साथ की सीट पे बैठे होंगे, जो सपोर्ट करेंगे, वही पीठ पीछे आपके छुरा खोप रहे होंगे। ये चीज है। तो आप ना जज नहीं कर सकते कभी लोगों को, ऐसा है। और ये चीजें जितनी भी हैं ये मैंने अपने घर से ही सीखी हैं, अपनी रिलेटिव से खास तौर पे। तो जब से ये चीजें मुझे अपनी, कहते हैं ना, बुराई की शुरुआत किसी से क्या करनी, खुद के घर से करो, खुद से करो। तो बोला जाए तो मैं अपने, अगर अपने से बात करूं तो मुझे ये सब कुछ अपनों से ही सीखने को मिला है। जो मेरे लोग इतने साथ सामने रहे हैं ना, लोगों को मैंने इतना करीबी देखा है। Well-wishers. तो बिल्कुल, तो वेल विशर्स नहीं कह सकती हूँ उनको, they all are, कुछ भी कह दो उनको, बट वो वेल विशर्स नहीं हो सकते हैं। जो आपका नुकसान करे वो आपका कभी वेल विशर नहीं हो सकता। तो ये सब होने के ये बावजूद एक्चुअली तो होता है ना, कहीं कोई बंदा सामने होता है वो वेल-विशर बना जी। रहता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। पल्लवी, अपकमिंग में क्या करने वाले हैं आप? अपकमिंग में अभी कुछ सीरीज आ रही हैं, कुछ शोज आ रहे हैं। एक तो रिसेंट अभी शूट हुआ है, मेरा क्या कसूर। उसमें मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अयान और मोहित की टीम को कि उन्होंने हम लड़कियों को सुना, क्योंकि वो पूरा बेसिकली जो शो है वो एक पब्लिकली ट्रोलिंग के ऊपर है। जो लोग हम लोगों को ये नेम फेम तो हमें मिल गया, बट हम उन लोगों को कैसे ट्रोल, मतलब कि वो करते हैं, उनकी जितनी भी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं वो हमें पता है। क्योंकि दिन भर तो हम इंस्टाग्राम चला लेते हैं, रील चला लेते हैं, पब्लिकली एंटरटेन कर लेते हैं, बट वहाँ आए गए जो कमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे बहुत प्रेशर डालते हैं। हमें, हमारे दिमाग को मजबूर कर देते हैं कि ऐसा इस इंसान ने क्यों बोला। दिन भर तो हम अपना फेक स्माइल लेके एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वी आर गुड, वी आर कूल, लेकिन रात को जब हम लेटते हैं एक बंद कमरे में, हमें वो चीज याद आती है तो वो बहुत प्रेशराइज करती है, सर फटने को आता है। तो उन्हीं चीजों को, उन्हीं लोगों को लेके एक शो बनाया गया है, जिसमें अभी अपकमिंग ये रहेगा। उसके बाद अपकमिंग फिर मेरा एक सॉन्ग शूट हो रहा है। देन वो जल्द मैं ब्लॉग्स में दिखने वाली हूँ, क्योंकि मेरा एक पैशन है बाइक बाइक राइड का। तो मुझे बहुत क्रेज है कि मैं बाइक राइड करूँ, मैक्सिमम टाइम में करती हूँ। बट अब मैं उस पैशन को आगे लेके जाना चाहती हूँ, उस फील्ड को आगे लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि लड़कियां जो हैं जम्मू कश्मीर में मुझे बहुत कम देखने को मिलती हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं फ्रीडम चाहिए। तो फ्रीडम ये नहीं है कि बाइक राइड से मिलेगा, बट आई वॉज थॉट कि एटलीस्ट कुछ लड़कियां तो निकलें और उनको देख के कुछ और निकले, और शायद इसी की वजह से चेन बनेगी और एक थोड़ी सी उम्मीद जागेगी। स्ट्रगलिंग लाइफ की बात की जाए, आपने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल की होगी, क्योंकि कुछ भी हासिल करने के लिए स्ट्रगल आपको जरूर करना पड़ता जी है। जी। तो आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ क्या रही? मेरी स्ट्रगल लाइफ के बारे में बात की जाए तो मेरा स्ट्रगल बहुत है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मुझे मेरे मॉम और पापा की ही हमेशा सपोर्ट रही है।
मैं उस मुकाम तक इतनी रिच नहीं हूँ, क्योंकि 17 और 18 ईयर्स की एज में ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था जॉब का। और सिंगल अपना जब सिर पे जिम्मेवारियाँ पड़ी, तो स्कूलिंग भी मेरी जो है मुबारकमंड तक ही रही है। उसके बाद मैंने ज़्यादा कॉलेज नहीं किया है। देन उसके बाद जॉब करी मैंने, और सडनली प्रेशर मिला मेरे फैमिली को लेके। मेरे फादर और मदर डिवोर्स हो गए, उनके बीच में डिवोर्स हो गया। फिर सिस्टर की जिम्मेवारी मेरे सिर पे आ गई, फिर हम अकेली सिस्टर्स रहने लगी। तो इससे बड़ा स्ट्रगल मैं लाइफ का कोई नहीं मानती हूँ कि शादी करने के बाद ही एक स्ट्रगल होता है। शादी से पहले भी मुझे बहुत स्ट्रगल देखने को मिल गया है, क्योंकि मैं एक अपनी सिंगल सिस्टर को अपने बलबूते पे पाल रही हूँ, उसका पालन पोषण कर रही हूँ। तो मैं इसी चीज़ को लाइफ का काफ़ी स्ट्रगल मानती हूँ। बाकी स्ट्रगल तो स्टिल अभी तक चल रहा है, मैं रुकूंगी नहीं अभी तक। बोला जाए वो पुष्पा राव का डायलॉग कि झुकूंगी नहीं, तो लाइक वही है कि स्ट्रगल अभी तक चल रहा है। जब तक मेरे अंदर दम है, जब तक मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैं स्ट्रगल करूंगी। कहीं ना कहीं एक दिन अपना नाम फिर से ऊंचाई पे ले जाऊंगी, जो अभी स्टिल पॉज हो रखा है। तो स्ट्रगल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपने ये पॉज क्यों लिया? पॉज मैं बता तो चुकी हूँ कि मेरी थोड़ा फैमिली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया बीच में। और बोला जाए तो एक जो फ्रीडम लाइफ जो लड़की जीना चाहती है, जब उसे लोग घुटन का नाम देना शुरू कर दें, गाली देना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं वो खिंचाव पड़ जाता है। तो अब मैं ऐसी लड़की हूँ अपने घर से कि मुझे पेरेंटली तो बहुत सपोर्ट है, फैमिली वाइज मेरे कुछ रिलेटिव से भी सपोर्ट है, खुद से नहीं है। लेकिन जब वो बातें सुनने को मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं एक स्टिल उम्मीद जो ऐसे उभर रही होती है ना, वो खत्म हो जाती है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप ऐसी लाइन को आगे भी लेके जाओ। आप फीमेल हैं, आपके साथ बड़ी सारी बच्चियां जुड़ी हुई होंगी, जी। बट फिर भी कहीं ना कहीं बच्चियां अभी पीछे रह रही हैं और वो चाहती हैं आगे बढ़ना, तो आपके साथ कैसे जुड़ सकती हैं वो? मैं इस चीज़ के लिए यही सबको मैसेज देना चाहती हूँ, स्पेशली गर्ल्स के लिए टॉपिक है ये। इस चीज़ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है फैमिली का, ठीक है। और अगर कुछ लड़कियां डरती भी हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है। अपनी बात हमेशा अपने पेरेंट्स से करो। जितना अच्छे से आपको आपके पेरेंट्स समझेंगे, उतना कोई नहीं समझ सकता। एक बार मना करेंगे, दो बार करेंगे, थर्ड टाइम वो भी आपकी बात मानेंगे। बस एक कन्विंस करने का जो तरीका होता है, वो डिपेंड होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। फ्रीडम, कौन माँ बाप है जो बच्चों को फ्रीडम नहीं देते? जैसी भी है। अब मेरी ऐसी सिचुएशंस में मैं जब स्टिल अपने आप में गिव अप कर चुकी थी किसी टाइम पे, मैं नहीं कहती कि मैं गिव अप नहीं किया। आज मैं स्ट्रॉन्ग बन के बैठी हूँ, उसके पीछे भी मेरी मदर का हाथ है, क्योंकि मुझे मेरी मदरली सपोर्ट बहुत मिली है, मेरे फादर से सपोर्ट बहुत मिली है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बीच में आ जाते हैं जब आप बहुत अकेले हो जाते हो, ये फ्रेंड जोन, ये रिलेटिव जोन, ये सब आपको छोड़ के चले जाते हैं, और दैट टाइम आपके लिए एक ही रास्ता होता है कि मर जाओ। लेकिन उस टाइम पे जब आपके पेरेंट्स का आपको सपोर्ट मिलता है ना, वो आपके लिए बहुत बड़ी जीत होती है कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया। तो गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए यही मेरा मैसेज है कि जो भी बात है वो अपने पेरेंट्स से जरूर करें। कुछ भी है लाइफ में करने के लिए, बस एक रास्ता आपका सही होना चाहिए। बाकी लोगों की कभी परवाह नहीं करनी है। अगर आपने जिंदगी में कुछ हासिल करने का सोचा है, तो एक ना एक दिन उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब जरूर मिलेगा। कोविड की बात की जाए तो कोविड में भी आप लोगों को बहुत, मेरे को लगता है, लॉस हुआ होगा, जी। क्योंकि आर्टिस्ट जो थे वो अंदर बैठ चुके थे, एग्जैक्टली। कोविड था, सब बाहर बंद था, तो तब कैसे चला सब? कोविड की बात की जाए तो कोविड में ये चीज हो गई हुई थी कि टोटली हर जगह ज़ॉम्बीज लाइक हो गया हुआ था। दुनिया दिखती नहीं थी, जानवर दिखते नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो ऑब्वियसली इस चीज का इफेक्ट हम जैसे आर्टिस्ट पे भी पड़ना था। हम पे क्या, काफी सारा जो बिजनेस थे, बड़े बड़े लाले थे, उन्होंने भी हाथ टेक लिए थे, माथा टेक लिया था कि कुछ भी करके अब आई थिंक जीरो ही होना पड़ेगा। काफी सारे लोगों ने जीरो से भी शुरुआत की है और वो अपने 100 पे गए हैं। लेकिन कुछ लोग इतना लॉस में चले गए टोटली कि उन्हें वापस उम्मीद ही नहीं मिली। तो कोविड के जरिए ये भी हुआ कि उन दिनों हमने समाज सेवा बहुत की। उन दिनों हम निकले गली गली में जाके, जितने भी, क्योंकि उन दिनों हम लोग तो घर में थे, हम लोग घर में खाना खा लेते थे एक वक्त दो वक्त, लेकिन बाहर जो जानवर थे, जो भूखे प्यासे, उन्हें हमारा हक बनता था कि हम उनकी सेवा करें। तो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाके हमने पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उन जानवरों को ब्रेड रोटी
मतलब कि ये केले वगैरह ये सब हमने डाले हैं। तो वो काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ मैंने सब पोस्ट भी करी थी उन दिनों। तो अगर कुछ अर्न नहीं किया तो कुछ लॉस भी नहीं हुआ। मतलब आपने हर एक चीज को जी। पॉइंट पे पहुंच के काम किया है, हाँ। कोई भी चीज जो आपने छोड़ी नहीं है। क्योंकि बेशक ये जैसे भी हैं, पल्लवी मैम ने बताया अपना एक्सपीरियंस, इनको लाइफ में क्या क्या देखने को मिला, बड़ा कुछ सुनने को मिला, बट फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, बड़ी स्ट्रगल इन्होंने अपनी लाइफ में की है। और मैं यही चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल हर एक व्यक्ति ने की होती है, बट स्ट्रगल करने के बाद भी आज भी अगर आप कहीं स्टैंड है तो ये बहुत बड़ी आपके लिए मुकाम है, ये बहुत बड़ी हासिल है जो आपने, मतलब बात है जो आपने हासिल कर ली है, अपने काम को आप आगे बढ़ा के लाए हो। इन्होंने हार नहीं मानी, सबसे बड़ी बात होती है हार मान जाना, व्यक्ति चुप करके बैठ जाता है, ये मोटिवेट ही होते रहे, डिमोटिवेट होने के बावजूद भी ये नहीं, डिमोटिवेशंस भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है। मोटिवेट की बात की जाए तो अगर, तो मैं अपने ही अगर बात करूं कि हम आर्टिस्ट को अगर काम ना मिलने की वजह क्या है, उसमें मेन पॉइंट यही आता है कि हम आर्टिस्ट को पैसा नहीं मिलता। हमें ये बोल के मना कर दिया जाता है कि हम जम्मू से हैं, अगर जम्मू का कोई काम है तो ये पैसे से इनको मतलब कि क्यों करवाना है, फ्री ऑफ कास्ट करना है। थोड़ा इस चीज के लिए सोचो, किसी ने अगर 17 साल अपनी लाइफ को दिए हैं, मुझसे ज्यादा भी सीनियर आर्टिस्ट हैं जो 20 साल 25 साल 30 साल से काम इस लाइन में कर रहे हैं, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि अगर आप उनसे कोई काम करवा रहे हैं या ले रहे हैं तो आपको उनको पे करना चाहिए, एटलीस्ट उनकी नहीं उनकी काम की तो इज्जत करो। ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन मिलती है, और कहीं ना कहीं बंदा ऐसे गिव अप कर लेता है उस टाइम पे कि एक आर्टिस्ट की पहचान की जाती है कि इसे पर डे मतलब कि 2000 मिलेगा, 3000 मिलेगा। और यही चीज अगर बाहर की देखी जाए कि एकोमोडेशन जब हमें मिलता है, हमें अच्छा बजट मिलता है, अच्छा काम मिलता है, बाहर की इंडस्ट्री क्यों ग्रो कर रही है, इसी वजह से कर रही है कि वो लोग बच्चों को उनकी फी देते हैं, उन्हें अकोमोडेशन मिलता है, उन्हें काम के साथ साथ पैसा भी मिलता है, इसीलिए वो लोग ग्रो कर रहे हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, इंडस्ट्री क्यों नीचे बैठती जा रही है, क्यों बच्चे आगे नहीं निकल पा रहे, क्यों आर्टिस्ट घर बैठे बैठे दम तोड़ रहे हैं, क्यों आर्टिस्ट घर बैठे बैठे रो रहे हैं, आगे नहीं हो पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें हमारे काम का पैसा नहीं मिलता। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में जम्मू में भी कोई इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी जल्दी? एग्जैक्टली अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। अभी लास्ट मल्टीमीडिया करके जो इंडस्ट्री आई हुई थी, उन्होंने अभी जैकी श्रॉफ के जो ऑडिशन है वो कंडक्ट करे हैं, उससे पहले शक्ति कपूर जी शूटिंग करके गए हैं। तो कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होगा। लेकिन मैं बात करी, जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हमारे जम्मू की इंडस्ट्री, जम्मू के ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, बहुत मुकाम हासिल किया है, लेकिन वो लोग सिर्फ पीछे कहाँ रह जाते हैं, पैसों की वजह से। पैसा खर्च के वो लोग राजी नहीं है। अगर हमने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, हमने अपनी मेहनत लगाई है, खून पसीना एक किया है, क्या उसके बदले हमें इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती कि हमारा पर डे तो एटलीस्ट हमें मिले। ये चीज यही मांग है कि जम्मू के आर्टिस्ट को उनका उनका हक मिलना चाहिए। मैम अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो व्यूअर्स हमारे आपको देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कि आप लोगों का, कि आपने मेरी आवाज़ जो है वो जनता तक पहुंचाई, ताकि मेरी जो अंदरूनी कुछ ऐसी बातें थी जो सामने मैं सोशल मीडिया पे नहीं ला सकती हूँ, तो वो इस जरिए से पहुंचेगी। तो सबको यही मैसेज है कि अपना काम जो है वो मन लगा के करना है हमेशा, उसमें कभी दिक्कत जो है वो लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रहता है कि पेरेंट्सली सपोर्टेबल रहना बहुत जरूरी है। आपके फादर मदर जो है वो आपकी राइट और लेफ्ट जो है वो एक आर्म है, अगर दो कंधों से दो कंधे और मिलेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको ग्रो अप करवाएंगे ही। तो गलत संगत में नहीं जुड़ना है, अच्छी संगत में रहना, जो मन में आता है वो करना है। दुनियादारी जो भी है उनको बोलने का हक है, वो बोलती रहेगी। अच्छा करोगे तो भी बातें सुनने को मिलेंगी, बुरा करोगे तो भी बातें सुनने को मिलेंगी। तो अपना पैशन कभी नहीं छोड़ना है, जो मन में सोचा है वो करना है, और कहीं ना एक दिन मुकाम आपको जरूर मिलेगा। अगर स्टिल मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेने के बाद स्ट्रगल कर रही हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक हमारे यू। साथ आज जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने अच्छी तरह से पल्लवी मैम को सुन लिया, इनके क्या विचार हैं आपने वो भी सुन लिया। तो अगर आपके भी कोई विचार हैं इस चीज़ को लेकर तो अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। और ऐसे ही और टॉक शो के लिए बनने वाली पोस्ट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।